हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि जो लाइट है, फोटो मीन्स लाइट। लाइट जो है वो क्या करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। कैसे करती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पिगमेंट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज तो हम बेसिकली फाइटोक्रोम पिगमेंट की ही बात करेंगे। लाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से फाइटोक्रोम जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं कि जब ग्रोथ डार्क कंडीशंस में हो रही होती है, ठीक है, जिसको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, तो उस टाइम पे प्लांट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इटियोलेशन कब होता है? इटियोलेशन कब होता है? जब ग्रोथ एक प्लांट की डार्क कंडीशन में हो रही हो। ठीक है, बेसिकली हम एक सीडलिंग पे ये सारे चेंजेस देख रहे हैं कि जब उस सीडलिंग को हम डार्क में ग्रो कराएंगे तब क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और जब हम उसको लाइट में ग्रो करा रहे हैं तब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इटियोलेशन के टाइम पे मतलब डार्क कंडीशंस में क्या होता है, इलोंगेशन होता है स्टेम का। जो हाइपोकोटाइल पोर्शन होता है एक सीडलिंग का, वो इलोंगेट करता है। ठीक है, और सेल वॉल जो है वो वीक हो जाती हैं। इंटरनोड्स जो हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं। ठीक है, नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको इंटरनोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब इटियोलेटेड प्लांट को आप देखेंगे जो कि डार्क में ग्रो कर रहा है, वो सीडलिंग, तो उसमें इंटरनोड्स लॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, और जो लीव्स प्रेजेंट होंगी उस स्टेम में, उस प्लांट की स्टेम में, वो बहुत कम होंगी एक नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में जो प्लांट लाइट में ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्लोरोसिस होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, उसी को ही हम इथियोलेशन बोलते हैं। और कॉटिलिडन्स क्या होते हैं सीडलिंग में, वो क्लोज्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं इन स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। उसके अलावा एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली एपिकल जो अपेक्स होता है सीडलिंग का, वो हुक बना लेता है, हुक की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, शॉर्ट रूट्स होती हैं, छोटी हो जाती हैं रूट्स। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है सीडलिंग की डार्क कंडीशन में, उसको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्कोटो का मतलब क्या है, डार्क है, और मॉर्फोजेनेसिस का मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहे हैं डार्क कंडीशंस में। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस की, कि जब फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पे कौन से चेंजेस हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस है उसका उल्टा हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे स्टेम का इलोंगेशन बढ़ रहा था, मतलब सीडलिंग में देखे तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा था। यहाँ पे हाइपोकोटाइल की जो लेंथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, वो कंपेरेटिवली कम रहेगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वो प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा जो कॉटिलिडन्स हैं, जो लीफ है, वो खुल जाएंगी, वो एक्सपेंड करेंगी, बेसिकली क्लोज्ड कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होंगी। एपिकल हुक भी जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक सीडलिंग को हमने डार्क कंडीशन में ग्रो कराया और उसमें ये चीज हमें देखने को मिली। उसकी जो स्टेम है वो इलोंगेट कर गई, सेल वॉल जो है वो वीक हो गई, ये सब चेंजेस हमें डार्क कंडीशन में मिले। अब उस प्लांट को, उस सीडलिंग को हमने क्या किया, हमने रख दिया उसको लाइट में, और हम अब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ऑब्जर्व करके हमें ये चेंजेस देखने को मिले, उनको हमने नोट डाउन कर लिया कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में ये ग्रोथ डेवलपमेंट चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही उसको लाइट में रखा, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस शुरू हो गया, रूट का ग्रोथ होने लगा, और एंथोसाइनिन और जो पिगमेंट्स हैं उनका सिंथेसिस होने लगा। सारे चेंजेस जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे हुए हैं, ये एक
फोटो रिसेप्टर के कारण होते हैं। फोटो रिसेप्टर बेसिकली क्या है, एक पिगमेंट प्रोटीन है जो कि लाइट को रिसीव करता है और उस अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंज करता है, ग्रोथ में चेंजेस करता है प्लांट की। ठीक है। हम फाइटोक्रोम पिगमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो उसी पे फोकस करते हैं। बेसिकली जो फाइटोक्रोम है ये एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन होता है, और ये क्या है, एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है। ठीक है। फोटो रिसेप्टर प्रोटीन क्या, लाइट को ये रिसीव करता है और उस अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो रिस्पोंड करता है। ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है इस फाइटोक्रोम का, वो 125 किलो डाल्टन होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को और फार रेड लाइट को। फाइटोक्रोम किस किस को एब्जॉर्ब करता है, रेड और फार रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा ये ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है, और इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है पीआर, दूसरी होती है पीएफआर। तो पीआर क्या फॉर्म है कि ये रेड लाइट को जैसे ही पीआर एब्जॉर्ब करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में। डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि समझ नहीं आया। ये कुछ बेसिक सी चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं। ठीक है। अब पीआर, पीआर एक फॉर्म है फाइटोक्रोम की। ठीक है। पीआर फॉर्म में क्या होता है, फाइटोक्रोम इनएक्टिव रहता है और इसी फॉर्म में ये सिंथेसाइज होता है। ध्यान रखें, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, पीआर की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, और इस फॉर्म में ये इनएक्टिव रहता है। ये चीजें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि ऐसी ही चीजों से क्वेश्चंस जो हैं बन जाते हैं कई बार। और ये डार्क ग्रोन जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये एक्यूमुलेट होते हैं। मतलब जब प्लांट को आप डार्क में रखोगे तो उसमें क्या होगा, पीआर फॉर्म जो है फाइटोक्रोम की वो एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब इसको ह्यूमन आई से हम खुद से हम ऐसे नेकेड आई से देखेंगे तो ब्लू कलर हमें इस पिगमेंट का दिखाई देता है। जैसे ही ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर फॉर्म में, जो कि इसकी सिस फॉर्म होती है। बेसिकली इसमें जो पीआर और पीएफआर हैं ये एक दूसरे के सिस और ट्रांस फॉर्म है। ठीक है। सो इन केस ऑफ पीएफआर, पीएफआर में क्या होता है, ये पीएफआर जो फॉर्म होती है ये एक्टिव फॉर्म होती है। ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है पीआर में, और ये ट्रांस फॉर्म होती है। दोनों ही जो पीएफआर है और पीआर है ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ब्लू लाइट को। तो ये सब हमने बहुत बेसिक सी बातें जो है फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ी हैं, जिसमें ध्यान रखने का क्या क्या है, ये वाली चीजें कि किस फॉर्म में फाइटोक्रोम इनएक्टिव रहता है, कौन सी उसकी सिस फॉर्म है। ये चीजें तो आप स्किप कर सकते हो कि ब्लू कलर ह्यूमन आई से दिखाई देता है ऐसे करके, ये चीजें स्किप कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट इस स्लाइड में क्या है, एक तो ये इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पीआर होती है, एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पीएफआर होती है। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। और ये पीआर और पीएफआर नाम मतलब कैसे रखा गया है इनका, क्योंकि जो पीआर फॉर्म है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। पी मीन्स फाइटोक्रोम और आर मीन्स रेड। किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कन्वर्ट होगा पीएफआर में। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, फाइटोक्रोम, और एफआर क्या, फार रेड लाइट। मतलब ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर ये भी पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही बात कर रही थी अभी मैं। जो पीआर फॉर्म होती है वो लाइट कंडीशन में, जब लाइट प्रेजेंट होती है तो उस टाइम पे रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करके पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फाइटोक्रोम की ही फॉर्म है दोनों, और दोनों ही सिस ट्रांसफॉर्म होती है। ये सिस फॉर्म होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है। तो जैसे ही रेड लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, ट्रांस आइसोमेराइजेशन हो गया, बेसिकली जो सिस फॉर्म थी वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होगी पीएफआर में। ठीक है। डार्क कंडीशन में क्या होगा, ये पीएफआर क्योंकि रात को जो है फार रेड लाइट प्रेजेंट होती है, तो फार रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करके ये
पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब इसको फर्स्ट, देखो जब फर्स्ट टाइम एक सीडलिंग को ऑब्जर्व किया गया कि कंटिन्यूअसली उसको व्हाइट लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी वो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन शो कर रहा है, तो मतलब वहां पे कुछ उस किसी प्रोटीन में कोई म्यूटेशन प्रेजेंट थी, उसकी वजह से वो लाइट कंडीशन में भी हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन शो कर रहा था। तो मतलब ये तो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन तो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस का फीचर है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को, वो जो म्यूटेंट टाइप था कि कोई प्रोटीन जो है वो उसमें म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ये हाइपोकोटाइल इलोंगेशन देखने को मिल रहा है वाइट लाइट कंडीशन में भी, ठीक है। तो उसको एच वाई म्यूटेंट कहा गया उस प्रोटीन को, ठीक है। और वाइल्ड टाइप सीडलिंग में क्या होता है नॉर्मली कि हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन इनहिबिट हो जाता है जब उसको लाइट में रखते हैं, लेकिन म्यूटेंट टाइप सीडलिंग में नहीं हो रहा था ये। तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया गया इस प्रोटीन को, पहले इसको एच वाई म्यूटेंट ही बोला गया था, ठीक है। अम, फिर है फाइटोक्रोम, जो है वो मोस्ट अबेंडेंटली प्रेजेंट होता है यंग अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज में, ठीक है। जैसे कि एपिकल मेरिस्टम एपिकोटाइल का और रूट का एपिकल मेरिस्टम। मतलब क्या है कि फाइटोक्रोम अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो ये वो बता दिया है कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा ज्यादा अमाउंट में, जो यंग अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होंगे, ठीक है। जैसे कि एपिकल मेरिस्टम है एपिकोटाइल का या फिर रूट का। अब जो फाइटोक्रोम है ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी एक सब यूनिट में, मतलब हम मोनोमर की बात कर रहे हैं, एक मोनोमर में क्या क्या होता है, एक होता है क्रोमोफोर, दूसरा होता है एपोप्रोटीन। सॉरी ये थोड़ा ओवरलैप कर गया है, ये है एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन मतलब सिर्फ उसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन है। और ये एपोप्रोटीन और क्रोमोफोर, जो कि क्रोमोफोर क्या है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में। और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, होलो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और क्रोमोफोर को प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में फाइटोक्रोमोबिलिन बोला जाता है, ओके। सो ये ध्यान रहे, एक सब यूनिट की बात कर रहे हैं तो वही दो सब यूनिट में क्या हो जाएंगे, दो डाइमर में क्या हो जाएगा, दो क्रोमोफोर दो एपोप्रोटीन, और इस तरीके से ये कंबाइन होके होलो प्रोटीन बनाएंगे। फिर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एच वाई म्यूटेंट जो है, बेसिकली जो फाइटोक्रोम है उसको ही इनिशियली एच वाई म्यूटेंट कहा गया था, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्रोमोफोर का जो सिंथेसिस है उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, जिसके कारण वो लाइट की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ पे एच वाई म्यूटेंट में कहाँ पे डिफेक्ट था, क्रोमो, ठीक है। सो पी आर क्रोमोफोर जो है, अभी मैंने जो पीछे बताया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि क्या होती हैं, ये सिस ट्रांसफॉर्म होती हैं पी आर पी एफ आर एक दूसरे की। तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, कहाँ पे होता है, C15 और C16 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और वहीं पे जब रेड लाइट आती है, जब फार रेड लाइट आती है, अकॉर्डिंगली सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है और एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पी आर फॉर्म पी एफ आर में और पी एफ आर फॉर्म पी आर में कन्वर्ट हो जाती है। फाइटोक्रोम जो है वो मोस्ट अबेंडेंटली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इथियोलेटेड सीडलिंग में प्रेजेंट होता है। तो स्टडी के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, नॉन ग्रीन टिश्यूज से ही उसको प्यूरिफाई करेंगे, नॉन ग्रीन टिश्यूज हों और यंग टिश्यूज हों। अभी हमने जैसे पीछे देखा था ना कि जो यंग पार्ट होते हैं वहां पे भी फाइटोक्रोम अबेंडेंट में मिल जाता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में मिल जाता है। सो फाइटोक्रोम को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। बहुत इजी है, डरने की जरूरत नहीं है इसमें। टाइप 1 जो है इसमें PHYA प्रेजेंट होता है, वही फाइटोक्रोम को ही नाम दे दिया गया है PHY करके, और यहाँ पे A, कि जो PHYA होता है ये फार रेड लाइट में एक्टिवेट होता है, ठीक है। और ये लाइट सेंसिटिव होता है। जो टाइप 1 है, टाइप 1 में एक ही प्रेजेंट होता है फाइटोक्रोम PHYA, जो कि फार रेड लाइट में ही एक्टिव होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। तो जब डार्क में भी तो कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई ग्रोथ चल रही है,
डिफरेंट तरह की ग्रोथ चल रही है, लेकिन कुछ तो चल रहा है ना वहां पे। तो उसको कौन प्रमोट कर रहा है? उसको PHYA कर रहा है, ठीक है। और वही एक्टिव होता है फार रेड लाइट में और या फिर डार्क कंडीशन में। लेकिन लाइट कंडीशन में कौन से प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं? टाइप 2 वाले, PHYB, C, D, E, ठीक है। ये होते हैं लाइट स्टेबल, क्योंकि ये लाइट में प्रेजेंट है तो लाइट स्टेबल ही होंगे। डार्क में प्रेजेंट है वो लाइट सेंसिटिव है। ये ट्रांसक्रिप्शनली कब एक्टिव होंगे? लाइट में। और कौन इनको एक्टिवेट करेगा? रेड लाइट। अच्छा, जब इटियोलेटेड कंडीशन हो तो उस टाइम पे, मतलब डार्क कंडीशन है, तो कौन सा ज्यादा प्रेजेंट होगा? टाइप 1 का रेशियो ज्यादा प्रेजेंट होगा। कंपेरेटिवली जो टाइप 1 है वो टाइप 2 से ज्यादा प्रेजेंट होगा जब डार्क कंडीशंस है। सिंपल। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइप 1 इज ग्रेटर देन टाइप 2, तो बताइए वो क्या है? वो डार्क कंडीशन में ग्रो हो रहा है या फिर उसमें कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी? फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलेगी या फिर स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलेगी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। जब टाइप 1 टाइप 2 के इक्वल होता है तो वो लाइट ग्रोन कंडीशन होती है, मतलब वहां पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस चल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाइप 2 जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा लाइट कंडीशन में, वो इक्वल अमाउंट में ही प्रेजेंट होगा टाइप 1 के। बट क्योंकि वो लाइट स्टेबल है, वही एक्टिव रहेगा, तो वही जो है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। अच्छा, इनमें से जितने भी जो पिगमेंट्स है ना, जो 4 पिगमेंट्स हमने देखे, इनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंटली लाइट ग्रोन प्लांट्स में PHYB प्रेजेंट होता है। C और E जो है वो कम होते हैं, ठीक है। आई होप ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखते हैं किस तरीके से ये जो प्रोटीन है, ये फाइटोक्रोम है, ये किस तरीके से फोटोमॉर्फोजेनेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो डार्क कंडीशन की बात करते हैं पहले। देखो, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो HY5 है, HY5 हमने किसको नाम दे दिया है? बेसिकली फाइटोक्रोम को ही नाम दे दिया है, ठीक है। तो किस तरीके से जो फाइटोक्रोम है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस या स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को किस तरीके से वो इफेक्ट करता है, वो मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉप 1 प्रोटीन होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पूरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में कॉप 1 प्रेजेंट है, HY5 प्रेजेंट है। कॉप 1 क्या होता है? कॉप 1 फंक्शन करता है एक यूबिक्विटिन E3 लाइगेज की तरह। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एक E3 यूबिक्विटिन E3 लाइगेज एक प्रोटीन होता है जो कि यूबिक्विटिन ऐड करता है प्रोटीन के ऊपर ताकि उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो सके, ठीक है। और हमें पता है कि प्रोटियोसोम जो है वो उन्हीं प्रोटीन्स को लेगा जिसमें यूबिक्विटिन टैग प्रेजेंट होंगे। एक तरीके से वो ये दिखा देता है कि भाई इसको, इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है, और उसी को ही प्रोटियोसोम लेगा और उसको डिग्रेड कर देगा जब उसके ऊपर यूबिक्विटिन टैग प्रेजेंट होंगे। तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया है उसके बारे में। तो कॉप 1 उसी की तरह एक्ट करता है, E3 लाइगेज की तरह। तो ये क्या करेगा? HY5 को, जब ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, HY5 को यूबिक्विटिन टैग जो है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से अब प्रोटियोसोम जो है 26S प्रोटियोसोम इस HY5 को डिग्रेड करा देगा। अब HY5 डिग्रेड हो गया, मतलब हमने फाइटोक्रोम को ही इसमें डिग्रेड करा दिया। डिग्रेडेशन जो है वो डार्क कंडीशन में हो रहा है। सो HY5 जो है वो डार्क कंडीशन में डिग्रेड हो जाता है, उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। कौन प्रमोट करता है? कॉप 1। और कॉप 1 कहाँ प्रेजेंट होता है डार्क कंडीशन में? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। समझ आया? दोबारा बताती हूँ। कॉप 1 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डार्क कंडीशन में, और वो क्या करता है? HY5 के ऊपर टैग लगा देता है, यूबिक्विटिन टैग, कि भाई अब प्रोटियोसोम तुम्हें डिग्रेड कर देगा क्योंकि उस पे यूबिक्विटिन टैग है,
प्रोटियोसोम तो उसको ही आइडेंटिफाई करता है और उसी को डिग्रेड करता है। तो अब 26s प्रोटियोसोम ने उसको जो है डिग्रेड कर दिया। अब फाइटोक्रोम को ही डिग्रेड कर दिया, इस HY5 को ही डिग्रेड कर दिया, तो कहाँ से फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा? अब तो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो ये था डार्क कंडीशन में। अब लाइट कंडीशन में क्या होगा? कुछ ऐसे चैनल्स ओपन हो जाते हैं न्यूक्लियस में जो कि कॉप 1 को बाहर भेज देते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब HY5 को कॉप 1 डिग्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो यूबिक्विटिन टैग नहीं अटैच करा पाएगा क्योंकि वो तो न्यूक्लियस से बाहर है। तो अब क्या होगा? अब HY5 जो है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराएगा। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराने के लिए? HY5 रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके से फाइटोक्रोम काम करता है। ठीक है, ये छोटा सा पाथवे था, मतलब किस तरीके से एक्शन होता है, किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। तो डार्क में क्या होता है, लाइट में क्या होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि जब HY5 जो है वो डिग्रेड होगा तब कौन सी ग्रोथ होगी, जब वो डिग्रेड नहीं होगा तो कौन सी ग्रोथ नहीं होगी। उसके अलावा कॉप 1 पे भी क्वेश्चन आते हैं, कॉप 1 न्यूक्लियस में रहेगा तो कौन सी ग्रोथ होगी, कॉप 1 न्यूक्लियस में रहेगा तो कौन सी ग्रोथ होगी? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, डार्क वाली ग्रोथ शो करेगा। और अगर वो न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है तो कौन सी ग्रोथ होगी? तो क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक जिस्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि जब रेड लाइट जो है, अगर रेड लाइट बाय फार रेड लाइट का रेशो जो है अगर वो हाई होता है तो बताइए कौन सी ग्रोथ होगी? कौन सी ग्रोथ होगी? क्योंकि रेड लाइट ज्यादा है, फार रेड लाइट कम है, तो क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। ठीक है, और जब रेड लाइट और फार रेड लाइट का रेशो ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या? HY5 एक्टिव रहेगा क्योंकि HY5 कब एक्टिव रहता है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। डार्क में क्या होगा? रेड लाइट और रेड लाइट का रेशियो क्या होगा? लो होगा। इसका मतलब डार्क में क्या होता है? फार रेड लाइट ज्यादा होती है, रेड लाइट कम होती है, तो रेशियो क्या होगा? लो होगा। ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर देन 1 होगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है और HY5 का डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने फाइटोक्रोम को ही डिस्कस किया है। ठीक है, जो रिमेनिंग पिगमेंट्स है, क्रिप्टोक्रोम, जियाजेंथिन और फोटोट्रोपिन, वो कैसे काम करते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।